भारतीय जनता पार्टी की इस ओबीसी मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है और ये आज से नहीं पिछले 70 सालों से इसके साथ भेदभाव होता आ रहा है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू में एनसी की गवर्नमेंट हो, चाहे पीडीपी की भी हो, आज तक इन्होंने हमेशा ओबीसी समाज के साथ भेदभाव ही रखा है। और कमीशन भी बनाया, कई दशक पहले इन्होंने कमीशन बनाया था, उसे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया। वो भी जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आई, तो सबसे पहले उन्होंने कमीशन को जो संवैधानिक अधिकार था वो उसे दिया। उसके बाद धीरे धीरे ओबीसी समाज की बेहतरी के लिए जो इनको आरक्षण था, जैसे 25-27% आर्मी स्कूल में हो गया, केंद्रीय विद्यालय में हो गया, नवोदय विद्यालय में हो गया, और हाल में पिछले दिनों आपने देखा कि नीट में भी 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया, जिससे हज़ारों बच्चे जो किसी 1-2 नंबर के कारण या पीछे रहने के कारण वो रह जाते थे, आज वो सारे बच्चे भी एक बहुत अच्छी मुकाम पर पहुंचेंगे। और ये सबका साथ, सबका विश्वास को लेकर जो एक भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार चल रही है, ये बहुत ही देश हित के लिए काम कर रही है। और आने वाले दिनों में हमारा सिर्फ एक ही था कि जो हमें आरक्षण के लिए हम पीछे रह गए थे, उसके लिए भी हमारे जो प्रदेश की टीम है, हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी, अशोक कौल जी संगठन मंत्री, और जो शीर्ष नेतृत्व है, इनके प्रयास से बहुत ही जल्दी इस पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस के ऊपर भी बहुत ही जल्दी डिसीजन हो जाएगा। और उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने एक महा रैली का आयोजन किया है, और वो रैली हमारी बीजेपी ऑफिस के सामने ग्राउंड पे ही रखी गई है। और मैं अपने पूरे ओबीसी समाज को निवेदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि बढ़ चढ़कर उस महा रैली का हिस्सा बने। क्योंकि अगर ये रैली रखी है, और मैं सबके साथ यही निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करता हूं कि आप उस रैली में अपने परिवार के साथ हिस्सा लें। क्योंकि आप अगर आज हिस्सा लेंगे उस रैली में, जो भी आरक्षण मिलेगा वो आपको नहीं, आपके आने वाले बच्चे, जो नीचे जो जनरेशन है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस वक्त नॉन फंक्शनल हैं, डिसबैंड कर दी गई। काफ़ी लोगों ने इस हताशा में अपना वेपन जमा करा दिया और वहां से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा व्यक्ति गांव में दूर दराज जो अपनी तथा गांव की सुरक्षा कर रहा है, उसे बीपीएल का अधिकार नहीं है, उसे बाकी सुविधाओं का अधिकार नहीं है। इसलिए ये सुविधाएं पाने के लिए उन्होंने वेपन भी जमा किया और खुद रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये वीडीसी का कंसेप्ट था, जो भारतीय जनता पार्टी के तब के हमारे शीर्ष नेताओं ने इनका गठन किया था, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से एक मुहिम चलाई थी। जो वीडीसी के मेंबर्स थे, पिछले 16 मार्च से लेकर अभी तक इस जदोजहद में थे, कशमकश में थे। लगातार हमारी बैठकें आदरणीय गृहमंत्री जी से हुई, हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी ने इस पूरे जम्मू प्रोविंस के वर्नेबल प्लेसेस का दौरा किया और वीडीसीज को भरोसा दिया कि आपका मसला हल करा के रहेंगे। मुझे आदेश दिया गया कि आप गृह मंत्रालय के संपर्क में रहे। बहुत सारी मीटिंग्स वहां पे हुई, इवन यहां के जितने भी आला अधिकारी हैं उन्हें भी वहां पे बुलाया गया, प्रपोजल वहां पे सबमिट हुआ। और कल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में बुलाया और आश्वस्त किया कि ये जो प्रमुख मांगें थी, जिनमें मैं कहना चाहूंगा कि वीडीसी को पुनर्स्थापित करना। पहली मांग, वीडीसीज के जितने भी मेंबर से उनको एट पार एक रैंक में लाना, न कोई एसपीओ रहेगा न मेंबर रहेगा। और वीडीसी का नॉमेनक्लेचर, जब हम इसको पुनर्स्थापित करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज होगा। क्योंकि अगर वीडीसी रहे उसमें 3 एसपीओ रहेंगे, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके वीडीजी
एक फोर्स खड़ी कर दी, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, और इसमें जो भी ऑफिशियल्स होंगे उन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। बराबर की सैलरी सबको रहेगी और सबके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी चली जाएगी। तो उद्देश्य था कि बहुत सारी वीडीसीज अभी तक अनपेड हैं, उनको भी सैलरी दी जानी चाहिए। हमारे यहां पे ढोक्स पे मैसेकर हुए हैं, ढोक समझते होंगे, जहां पे हमारे नोमेड्स गर्मियों में अपने माल मवेशियों को लेके ऊपर धारों पे चले जाते हैं, वहां पे बहुत मैसेकर हुए हैं। मैं आपको याद, अभी अनपेड हैं, उनका भी इश्यू हमने गृह मंत्रालय में रखा है, वो भी उस पे संज्ञान ले रहे हैं और विचाराधीन अभी विभाग में। इसके अलावा हमने अत्याधुनिक हथियार की भी मांग की। जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया की परिस्थितियां बनी हुई है, अत्याधुनिक हथियार दिया जाए, एक रेगुलर फोर्स के नाते ये काम करे ग्राउंड पे, ताकि पाकिस्तान में पनपे उनके इरादों को हम विफल कर पाए। इस प्रकार की योजना को एक कंक्लूजन पे कल लाया गया। आज पूरी उम्मीद है कि आज दोपहर तक वो ऑर्डर भी निकलेगा, और जो इश्यूज अभी पेंडिंग है, जैसे अनपेड का इशू मैंने बोला, जैसे सैलरी एनहांसमेंट का बढ़ाने का इशू, वो भी आगे चलते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय गृह मंत्री जी पे, आदरणीय मोदी जी पे। मैं अंततः सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हमारे, इनका धन्यवाद करूंगा, हमारे अध्यक्ष प्रांत के श्रीमान रविंदर रैना जी, जिनके अथक प्रयासों से यह सारा संभव हो पाया है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनके साथ लगातार हमारी मीटिंग्स हुई, यहाँ के पर्टिकुलरली मैं विशेष तौर से दिलबाग सिंह जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिन्होंने इस विषय को बड़े ज़ोरदार तरीके से रखा। मैं इन सब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस वीडीसीज के इशू को, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी हुई हैं, इस वीडीसीज को जिंदा रखा, इनको पुनर्स्थापित कर कर इसका वीडीजी ग्रुप नाम दिया, विलेज डिफेंस गार्ड्स रहेंगे और हर एक की सैलरी उनके अकाउंट में आएगी। सैलरी हेड क्रिएट हुआ और इनकी सैलरी एनहांसमेंट के लिए भी विचार आगे से किया जाएगा। जो पेड अनपेड वीडीसीज हैं उनका भी मसला हल करने के लिए संभाग को, विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पुंछ भी उसमें कहीं पीछे नहीं रहा है। वैक्सीन का जो काम है वो यहाँ लगभग पूरा होने जा रहा है और विशेष तौर पर जो नौजवानों को वैक्सीन लगनी थी वो भी लगभग अभी थोड़े दिनों बाद 100% उसका जो टारगेट है वो पूरा किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जहाँ पर आए थे, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, रोड पर हुई है, पानी पर हुई है, बिजली पर हुई है और ब्रिजों पर हुई है, ताकि इस जिला का जो है विकास जो है वो हो। जी सांसद, हम 2 दिन से जिला पुंछ में थे और इन 2 दिनों में हमें काफ़ी स्थानों पर जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ और लोगों की समस्याएं सुनने का भी लोगों की समस्याएं सुनने को मिली और उनका समाधान करने का भी हमने प्रयास जो है वो किया है। विशेष तौर पर जिला पुंछ में दिशा की मीटिंग जो थी, आज उसका समय रखा गया था। समय से हमारी दिशा की मीटिंग जो है वो शुरू हुई। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने यहाँ के डीसी इंद्रजीत जी का कि उन्होंने कम समय रहते ये मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की है, ताकि हम जहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का एक रिव्यू ले सकें, उस पर चर्चा कर सकें। यो पैसा जिस स्कीम के लिए आया था उस पर लगा और वो स्कीम जो है वो समय अवधि के दौरान ही पूरी हो, और उसके साथ साथ ही एक नहीं कई स्कीमों पर चर्चा जो है वो आज जहाँ पर हुई। लगभग हर एक डिपार्टमेंट के जो एचओडी रहते हैं वो इस मीटिंग में थे और हमारे साथ यहाँ के एसएसपी, यहाँ की हमारी जो डीडीसी की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन, इसके साथ ही यहाँ के बीडीसी और साथ ही हमारे यहाँ के मेंबर्स भी थे। उन्होंने भी अपनी अपनी बात जहाँ पर रखी है। सबका एक ही मकसद है कि इस जिला पुंछ को विकास की दौड़ में आगे ले जाया जाए और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जितनी भी आती हैं वो समय से पूरी हों, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए और
जिस मकसद के लिए जो पैसा आया है वो पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आम आदमी के लिए, गरीब गांव, गरीब और किसान के लिए ये स्कीम जो है वो शुरू की है। और अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि वो सारी सुविधाएं जिसके वो आम जनता हकदार है उन तक पहुंचाएं, ताकि देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सही साबित हो। और उस पर ये जो जिला पुंछ है ये अच्छा साबित हो रहा है और कई विषयों को लेकर जिला पुंछ जो है वो नंबर 1 भी आ रहा है। और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि वैक्सीन, कोरोना महामारी के कारण देश में अफरा तफरी का माहौल जब बना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे बड़ी अच्छी तरह संभाला और अपने ही देश में निर्मित वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाई और फ्री में पहुंचाई और फिर आम जनता तक वो पहुंची। और जिला और यूथ के लिए हमारे एक बार उसको बांध दे। हाँ कपिल भैया सर पर्सनालिटी सिर्फ अकेले थोड़ी बना फोटोग्राफ आप आएगा दिनेश जी तू साओ आओ अच्छा लग लग पसंद है बहुत बात दिनेश जी एक मिनट आओ एडिशन सा वगैरह और फोटो खींचने वाला कौन है? फोटो कौन कैसी है? तो बस फोटो आपसे मिलेंगे जी। चलो ठीक है हो गया सर। एक मिनट के लिए यूथ के लिए सिंह साहब, आपने जो है काफ़ी बातें जो है हमें बताई जो बिलाल साहब के लिए बिल्कुल वाज़ेह होती हैं और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बात अगर रह जाती तो ये हम सब लोगों को और बातें नहीं इसमें पता लगती। मैं इसके बाद साजिद साहब और शफकत साहब और सुभाष जी और इसके साथ साथ सलीम साहब से मैं कहूँगा कि एक शॉल वेट करके जो जब वो अपनी IAS क्वालिफाई करने के बाद यहाँ आए तो एक बात बड़ी खूबसूरत होने की कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि वो मेरे भी स्टूडेंट रहे हैं। तो ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट क्लास के अंदर। एकेडमिकली वो बहुत कहें कि बहुत ब्राइट थे, ऐसा नहीं था, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट हो के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, तो उनका कहना ये था कि मैंने अक्सर लोग देखे हैं 90% 95% वाले, लेकिन वो डिलीवर नहीं करते। जब वो काम काज में आते हैं, जब वो किसी मनसब पर बैठते हैं, किसी पोजीशन पर बैठते हैं, तो वो डिलीवर नहीं करते 90%, वो डिलीवर एवरेज करते हैं, बल्कि बिलो एवरेज करते हैं। तो उनको खुशी इस बात की थी कि मैं बिलो एवरेज एवरेज होने के बाद भी कोशिश कर रहा हूँ कि अबव एवरेज परसेंटेज दूँ, अपनी परफॉर्मेंस दूँ। लेकिन बिलाल साहब की खास बात ये है कि ये एकेडमिकली भी 90% अबव थे और जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये 100% के आसपास। ये एक रेयर बात है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए रोल मॉडल है, हमारे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर एक इंस्पिरेशन है। मेरी दुआएं हैं। आप सोच रहे हो कि लंबा होगी तकरीर मेरी, लेकिन ये मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इनके लिए मैं घंटों बोलूँ तो भी कम है, ये दिल से आ रहा है, घंटों बोला जाए तो कम है। मेरी दुआ है कि ये अपने इसी काम को इसी जज्बे के साथ, इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ इसे जारी रखें और जहाँ भी रहें अपने लोगों को जितना बेहतर दे सकते हैं वो देते रहें, जो इनके मिजाज में है, जो इनकी खूबियाँ हैं, अल्लाह ने सलामत रखें। मैम सबसे पहले स्वागत है, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन आप जनता को प्लीज़ बताइए। मैं शाजिया अमीन, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से सोशल एक्टिविस्ट। मैम आज देखा गया कि आपका एक फ़ोटो आया हमारे पास जिसमें आप सोहेल काज़मी को फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो वो किस वजह से? देखिए, सोहेल काज़मी साहब भी बेसिकली पुंछ से हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करने आई थी और हमें बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है।
जो औकाफ इतनी देर से सफ़र कर रहा था, अब हमें उम्मीद की एक किरण जगाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम आने वाले टाइमों में जो है वक्फ़ जो इतने सालों से जो है जिसकी हालत जो है खस्ता थी, अब हमें उम्मीद है कि वो अच्छे से काम करेंगे। मैम वाकफ़ की बात आपने कर दी, हमने देखा कुछ पुंछ रजौरी वाली तरफ के बच्चे भी फंसे हैं यूक्रेन में क्योंकि MBBS करने जाते हैं, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं कड़े दिल से निंदा करती हूँ नवीन जी जो शायद महाराष्ट्र से थे, उनका जब मैंने सुना तो मैं उनके परिवार को कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। भगवान उनको जो है इसमें सब्र करने की शक्ति दे। और मैं प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे इतने स्टूडेंट वहाँ पे जो फंसे हुए हैं उनको निकालने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं वो पूरी अपने दिल से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मैम आने वाले इवेंट की बात करूँगा, इंटरनेशनल वुमेन डे आने वाला है, सुनने में आया कि कायनात में भी आपको फेलिसिटेट करने वाले हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे पे आप जैसी जो सोशल एक्टिविस्ट या जो भी लेडीज़ हैं उनको इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं? देखो, मैं एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वहाँ पे मुझे बुलाया जाएगा। और जिस गांव से मैं हूँ छेला डांगरी, वो पीर पंचाल का एक बहुत ही छोटा सा गांव है और बड़ी मेहनत करके हमने जो है हम आगे बढ़े हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वहाँ पे मुझे जो है बुलाया जाएगा। श्रेष्ठ त्यौहार है हमारा हिंदू का सनातन समाज। सनातन में इसका बड़ा एक महत्व है। शिवरात्रि आज भगवान शिव का बहुत बड़ा दिन है। ये हम हर साल मनाते हैं। हमारे ये जो शिव मंदिर है ये हर साल इसको मनाता है। आज के त्यौहार की जो कोशिश है वो ये है कि आज भगवान शिव ने आज के दिन जो रात के बाद जितना जीव जंती है, जितना इससे 84 लाख गाँव में लोग जीव जुनिया रहती हैं, इन सबको आज वो प्रकट करते हैं और संसार में हर एक को सुख देते हैं। मैं आज के दिन अपने मुल्क को, सब मुल्क के रहने वाले लोगों को, अपने स्टेट के रहने वाले लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों को, विश्व के रहने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि हम नेकी पे चलें, बुराई से दूर रहें और जितना भी इन बड़े सृष्टि चलाने वाले लोगों के देश हैं इन पे रहें। आज का दिन इतना श्रेष्ठ है क्योंकि आज हम 4 टाइम पूजा करते हैं। पूजा के बाद जो भंडारा जो हमारे मंदिर में है, ये हमारा प्राचीन मंदिर है। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो बाबू गुप्ता जी हैं और बाकी लोग इसके मेंबर हैं जैसे राजा राम शर्मा जी जो DSP बताए हैं। तो हम सब लोग ये इस मंदिर को चलाते हैं। आज से नहीं, आज से 30 साल 40 साल से पहले हम चला रहे हैं। रोज़ का ये 8 साल हम इसको चला रहे हैं। एक मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसी से आपको पता लग जाएगा कि भगवान शिव की महानता है। ब्रह्मतम यजामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वा रुक्ममी वंदना मृत्यु मुक्षी मामता। उसी से ही पता लगता है कि भगवान शिव का है। इसका अर्थ ये है ब्रह्मतम ए त्रैलोकी के मालिक यजामहि सुगंधि पुष्टिवर्धनम। तो ऐसी हमारी सुगंधिता दो, ऐसा हमें प्यार दो, ऐसा हमें साफ रखो ताकि पूर्वा रुक्ममी वंदना मृत्यु मुक्षी मामता। जैसे एक बेल के फल चढ़ता है और जब फल पक जाता है तो उसको उतरता है, इस तरह से हमें पकने के बाद उतारा जाए और
हम जाके दोबारा इस आवागम से बचें, दुनिया में दोबारा ना आए और उनके चरणों में आए। आज का महत्व यही है जो लास्ट में मैंने मंत्र पढ़ा। और आज के दिन हम सबको, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया के रहने वाले लोगों को आज शुभकामना देते हैं और आज मुबारकबाद देते हैं ताकि हम सुख से रहें। आज जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, क्योंकि वहाँ जो भी मारा जा रहा है वो एक नहत्थे लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी नहत्था आदमी नहीं मरना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सनातन धर्म कहता है कि सबको साथ लेके चलिए। ये जो हमारा मंदिर है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ कोई भी आगे प्रसाद रह जा सकता है और कोई भी हमारे मंदिर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैं आप मीडिया वालों को सबको आज मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आने वाला जो समय जो है सुखद रहे, अमन रहे, हमारे मुल्क में अमन रहे, हमारा मुल्क रहे। हर हर महादेव नमः शिवाय। श्री मंदिर पुराने बस्ती में जो शिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर ये भंडारा रखा गया है, जो कि कल 1 मार्च को शिवरात्रि होने के कारण से जितने भी श्रद्धालु भक्त लोग होते हैं उनके व्रत होने के कारण से कल पुराने बस्ती में भंडारे का आयोजन नहीं किया गया था। तो हमने 2 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाए। तो आज 2 तारीख 2 मार्च को हमने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया। तो ये भंडारा हर वर्ष जो है शिवरात्रि के दूसरे दिन में यहाँ पर दिया जाता है। सभी हमारे मजूरी के निवासी जो सिटी के निवासी हैं उन्हीं के सहयोग से हमारे साइड से संस्था जी है उनके अध्यक्षता में भंडारे का आयोजन होता है। बड़े श्रद्धा से लोग आके यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और उन्हें करते हैं क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है मोक्ष प्रदान करने वाला, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का दर्शन करना, ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो भी जिसके हृदय में परमात्मा का वास होता है उसी के हृदय में इस बात का भावना होता है कि मैं मंदिर में जाऊँ, जहाँ पर भंडारा चल रहा है वहाँ पर जाके हम प्रसाद ग्रहण करें। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप देख रहे हैं चल रहा है, आगे लोग आए हैं, उनको मैं अपने जितने गए से मेरे और पुराने बस्ती
डिसाइड किया हुआ है कि ऑर्गेनाइज करने का, और 30-40 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। जैसे कि माजी ने बताया कि ये एक मोक्ष का साधन है। अगर आप इस रास्ते को अपनाते हो, सच्चाई को अपनाते हो, तो आपका मुक्ति हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में शास्त्र के मुताबिक इसलिए हमारी तरफ से इस शिवरात्रि के शुभ मुबारक बधाई। सफाई के बाद से भारत मिशन का जो अभियान उठाया है, उसका आज हमें ज़्यादा तकरीर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोटिस पे जो हमने ये प्रोग्राम आज मुनक्किद किया है, हमारी आज आपको पता ही होगा कि अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं तो अपने माहौल को साफ सुथरा क्यों नहीं रख सकते। सुबह 6 बजे उठ के हर एक बार डोर टू डोर सफाई करते हैं। सफाई की जिम्मेदारी खाली इन्हीं की है। हम शाना आज का जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा है, हमने लोगों को एक मैसेज फिर दिया कि यह प्लास्टिक फ्री हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो एक मिशन है, वो चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है ये स्वच्छ और स्वस्थ रहे। और हमारा भी ये इंशाल्लाह कोशिश हमेशा रही है, पिछले 2-3 साल से हम भी चाहते हैं कि हमारा जो टाउन है हम इसको प्लास्टिक और पॉलीथीन फ्री करेंगे। और आज हमने जो प्रोग्राम यहाँ किया है और इसमें हमने लोगों को मैसेज दिया है कि हम और आप मिलजुल के इस वबा से हम नजात पाएंगे। आज हमने उनका सफाई मित्र के नाम से बुलाया यहाँ पे। सफाई मित्र जैसे वो अब हमारे अपने, हम उनको ये कह के नहीं बुलाएंगे सफाई कर्मचारी, हमने उनको आज सफाई मित्र करके बुलाया क्योंकि ये लोग हमारे अपने हैं। और अगर हम यहाँ इतने बड़ी बातें करते हैं, इसके पीछे बस इन्हीं का हाथ है। ये लोग जब सुबह उठ के यहाँ पे सफाई हर एक वार्ड में डोर टू डोर सफाई करते, तब जाके हम लोगों के सामने जाते और लोगों के सामने बातें करते। और आज हमने इनको इस नाम से बुलाया, सफाई मित्र के नाम से। देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूं कि आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। आज जो म्यूनसिपल कमेटी सुंबल ने एक प्रोग्राम रखा था, मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें लोगों को अवेयर किया गया है कि पॉलीथीन इज़ बैन्ड एंड वी शुड कंट्रोल इट, हमें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने पिछले दिनों से मैंने देखा कि बहुत तेज़ मुहिम चल रही है इसके खिलाफ, जहाँ तक कि बहुत सारे दुकानदारों के पॉलीथीन भी जब्त हुए। तो हमने भी अपनी तरफ से उन्हें मैसेज दिया है कि हम पॉलीथीन की जगह जूट बैग्स इस्तेमाल करेंगे और पॉलीथीन का इस्तेमाल करना। जरा आए हैं तुसा कोल और तुस सिर्फ दुआ करो क्योंकि अस भी असां की भी लोगों को ही इमदाद जेडे लोग असां दे देंगे अस मीडियम तुसां बिच उन्होंने बिच, और अस दुआ गो कि तुस भी दुआ करो जिन्होंने लोगों ने असां की इमदाद दी है तुसां तक पहुँचाने वास्ते। अल्लाह उन्होंने की भी जरा जजाए खैर करे, गरीब रहमत करे, जेडे दुनिया में नहीं है उन्हें की भी अल्लाह खैर करे। बस ये दुआ करो और मिलजुल के ताकि असां मजहब मिलत तो ऊपर उठ के, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इंसानियत की मदद वास्ते जिथे भी कोई हुआ आज अस इतना ताई आया कि असा की ये दिली तौर पर सी असानी तरफों जितना भी हो सकना सदर साहब उसकी तुम पेश कर सन। और मैं भाई साहब की भी दुआ कर सन, आपकी भी दुआ करन सारे वास्ते। उस बाद फिर सदर साहब जो अपनी गल करनगे पहले दे लो ना, उस तो बाद मेरे ख्याल में आसिफ साहब ने, ताज़ीम साहब ने मकसद आपको सारा बता दिया है अपनी तंजीम के हवाले से।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी तंजीम इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद इंसानियत की खिदमत है। वो खिदमत किसी एक तबका की नहीं, किसी एक मज़हब। सफाई के एतबार से भारत मिशन का जो अभियान उठाया है, उसका आज हमें ज़्यादा तकरीर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए शॉर्ट नोटिस पे जो हमने ये प्रोग्राम आज मुनक्किद किया है, हमारी आज आपको पता ही होगा कि अगर हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं तो अपने माहौल को साफ सुथरा क्यों नहीं रख सकते। सुबह 6 बजे उठ के हर एक वार्ड में डोर टू डोर सफाई करते हैं बेचारा। सफाई की जिम्मेदारी खाली इन्हीं की है। हम शाना आज का जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा है, हमने लोगों को एक मैसेज फिर दिया कि यह प्लास्टिक फ्री हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो एक मिशन है, वो चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है ये स्वच्छ और स्वस्थ रहे। और हमारा भी ये इंशाल्लाह कोशिश हमेशा रही है, पिछले 2-3 साल से हम भी चाहते हैं कि हमारा जो टाउन है हम इसको प्लास्टिक और पॉलीथीन फ्री करेंगे। और आज हमने जो प्रोग्राम यहाँ किया है और इसमें हमने लोगों को मैसेज दिया है कि हम और आप मिलजुल के इस वबा से हम नजात पाएंगे। आज हमने उनका सफाई मित्र के नाम से बुलाया यहाँ पे। सफाई मित्र जैसे वो अब हमारे अपने, हम उनको ये कह के नहीं बुलाए कि सफाई कर्मचारी, हमने उनको आज सफाई मित्र करके बुलाया क्योंकि ये लोग हमारे अपने हैं। और अगर हम यहाँ इतने बड़ी बातें करते हैं, इसके पीछे बस इन्हीं का हाथ है। ये लोग जब सुबह उठ के यहाँ पे सफाई हर एक वार्ड में डोर टू डोर सफाई करते, तब जाके हम लोगों के सामने जाते और लोगों के सामने बातें करते। और आज हमने इनको इस नाम से बुलाया, सफाई मित्र के नाम से। देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूं कि आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। आज जो म्यूनसिपल कमेटी सुंबल ने एक प्रोग्राम रखा था, मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें लोगों को अवेयर किया गया है कि पॉलीथीन इज़ बैन्ड एंड वी शुड कंट्रोल इट, हमें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने पिछले दिनों से मैंने देखा कि बहुत तेज़ मुहिम चल रही है इसके खिलाफ, जहाँ तक कि बहुत सारे दुकानदारों के पॉलीथीन भी जब्त हुए। तो हमने भी अपनी तरफ से उन्हें मैसेज दिया है कि हम पॉलीथीन की जगह जूट बैग्स इस्तेमाल करेंगे और पॉलीथीन का इस्तेमाल करना तो हमारा जो इस साल का मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला जो है फिजिक्स है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस दैट इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को या उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। बिकॉज़ वी हैव सीन दैट ड्यू टू द स्मॉलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 9.1 × 10⁻³ kg। सो इस मास से जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा या 0 के बराबर।
फ्रंट के बैनर तले यहाँ पे 21 डिपार्टमेंटों का प्रोटेस्ट हो रहा है अभी इस टाइम। और आपको पता है, आपको आपसे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऑलमोस्ट 25 सालों से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि एज़ पर SRO 64 हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ हमेशा ही टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की है। चाहे इससे पहले यहाँ की जब ये UT से पहले स्टेट था, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंटें थी, चाहे वो PDP था, NC था, कांग्रेस था या और कोई जमात थी, उन्होंने भी हमारे साथ यही एक रोया इख्तियार किया कि आज तक हम 25 सालों से अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अभी जो जम्मू कश्मीर UT बन गया था और हमने इसका खैर मकदम भी किया था कि शायद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑडियो बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, यहाँ पे कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, CP वर्कर, SDF या सफाई कर्मचारी, यहाँ पे 61,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमीन है, हम उनको रेगुलाइजेशन के दायरे में ला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, 2019 से अभी तक ना हमारे जो जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब कैजुअल लेबर है, ना हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई गई, और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेज एक्ट है वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। वो भी हमारे भाई है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि 61,000 के करीब जो जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमिन है, इनको भी SRO 64 में लाया जाए। जो PDD के जो भी हमारे भाई जो परमिट जिनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम हुई SRO 381 के तहत, हम चाहते हैं कि हमारे भी जो हमारे डिपार्टमेंट्स में भी SRO है, जैसे SRO 64 है, तो हमें उसके तहत जो जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब यहाँ पे जो लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको SRO 64 के दायरे में लाया जाए और रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। क़यादत में जो कल मीटिंग हो रही है, अगर उसमें भी हमारा मसला हल नहीं होगा तो 5 या 6 तारीख को जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की जो टीम है वो जम्मू का रुख करेगी, और कुछ लोग जो कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो भी यहाँ पे ट्रेड यूनियंस है, उनसे बात करके एक लॉन्ग टाइम के लिए एक काम छोड़ हड़ताल दिया जाएगा। क्योंकि 2.5 साल के बाद वी आर गेटिंग इनटू ए मेन स्ट्रीम, तो इस इनिशियल इनर्शिया और डी एडिक्शन को, फ़ोन के डी एडिक्शन, स्क्रीन डी एडिक्शन पे हम इस पहले 1-2 हफ्ते इस पे हम फोकस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस, हमारी डिटेल जो डूज़ एंड डू नॉट्स हैं वो हमने सर्कुलेट की हुई हैं। तो ऐसा ही माहौल रहेगा 1-2 हफ्ते, ताकि वी आर रेडी विद द मेन स्ट्रीम। फिर हम इनको ये लर्निंग गैप्स कैसी कहाँ पे रही हैं उनको हम उन पे हम वर्कआउट करेंगे, ताकि जो इनका जो ये दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, तो इस पे हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक इस मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का, उस पे हमारा फोकस रहेगा। मैं ये बात, हमारे कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ ये बात की, तो वी कल 4 बजे हम प्राइवेट स्कूल, इनकी एक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट है, वी आर हैविंग ए मीटिंग विद देम कल 4 बजे। उनके साथ हम ये सारे मसले तय करेंगे। हमने पहले उनको कहा हुआ है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन इस टाइम मनी या उस पे, दैट शुड नॉट बी द इम्पेडिमेंट टू नॉट टू कम टू द स्कूल। तो इस पे हम कल 4 बजे हमने उनके साथ मीटिंग रखी हुई है। दे आर ऑल्सो पॉजिटिव ऑन किस स्कूल, कोई इंडिविजुअल स्कूल ने ऐसा किया होगा, बट वी विल रिजॉल्व दिस इशू ऑल्सो। थैंक यू। वारिस अमीन। और कैसा लग रहा है आज 3 सालों के बाद अब स्कूल इदारे फिर से बाहर? जी बहुत अच्छा लग रहा है आज। जी बहुत समय के तैयारियाँ थी कल से? जी तैयारियाँ कैसी थी? तैयारियाँ पहले से हमने की, हमें पता था स्कूल खुलेगा तो तैयारियाँ की हमने पहले से। आज बहुत खुश हैं हम, बहुत टाइम के बाद हम स्कूल आ रहे हैं आज, तो नई फीलिंग। जी कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 में काफ़ी हमने देखा लॉकडाउन। जी कोविड-19 में अगर हम देखें बहुत लॉस होता है, ऐसे घर में बैठे मेंटल डिप्रेस होता है। मतलब जैसे स्कूल खुलते हैं तो जो डिप्रेशन जो एक किस्म का कम हो जाता है, नए माहौल में आते हैं तो नया फील होता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जो फ्रेंड्स अभी स्कूल नहीं आए उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि वो जल्दी स्कूल आए। मेरा नाम सुमन जमाल है और मेरा जो बच्चे यहाँ पे, दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, एक 4th स्टैंडर्ड में है और एक 1st में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इनका जिस तरीके से वेलकम किया गया आफ्टर कोविड। बच्चों का वेलकम बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। उन्हें भी लग रहा है कि नहीं वाकई में हम जी रहे हैं खुले आसमान के नीचे, नहीं तो घरों में तो वो हमारी ही रिस्ट्रिक्शन के अंदर बहुत ही कैद हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा है इनका जो तरीका है वेलकम का, जो पढ़ाने का, बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। My
क्लास मैंने स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं स्कूल के फ्रेंड से मिल रहा हूँ और अपने टीचर से मिल रहा हूँ। हम 2 साल के बाद आए हैं स्कूल। बारे में जी सानू जी बताइए, जिस तरह से ब्रिज का काम जो अब्दुल्ला ब्रिज के पास बन रहा था तो थोड़ी सी धीमी गति है, ये तो क्या? देखिए राकेश जी, मैं जेके ब्रेक न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आए दिन लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और आज आपने एक बड़ा अच्छा विषय लेके आए मार्केट के अंदर। जो नया हमारा अब्दुल्ला ब्रिज बन रहा था, हमारी सभी रजौरी वासियों की यही चाहत थी कि ये जल्द से जल्द तैयार हो, और जो हमारे लिए रजौरी शहर के अंदर लंबे ट्रैफिक जाम्स लगे रहते हैं उनसे हमारे रजौरी शहर की जनता को निजात मिलेगी और 1 वे ट्रैफिक चलेगा, ताकि किसी भी परेशानी ना हो, किसी भी किस्म की किसी भी रजौरी वासी को परेशानी ना हो। जैसे कि देखा हमने कि पहले हमारे डीसी आर.के. शमन जी ने जिस तेज़ रफ्तार से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाया, और ना जाने फंड्स की वजह से या किस कारणों की वजह से ये दोबारा इस काम को रोक दिया गया। हम अपने नए डीसी साहब जनाब विकास कुंडल जी से अपील करेंगे कि वो इस काम तरफ ध्यान दें और इस पुल को जल्द से जल्द तैयार करवा के जनता को समर्पित किया जाए, ताकि जनता की जो परेशानियां हैं इस जाम की वजह से वो ख़त्म हो और रजौरी शहर को एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। पिछले दिनों हमने देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ चैनल ने स्टोरी भी की थी, एक हमारी बहन जो साइड से चल रही थी फुटपाथ से, उनका पैर स्लिप हुआ और वो सीधा नीचे दरिया के बीच गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको हल्की फुल्की चोटें आए, ताकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हम इस तरफ भी रजौरी म्यूनसिपैलिटी और रजौरी के ज़िला विकास आयुक्त कुंडल साहब से अपील करेंगे कि ये जो फुटपाथ हमारी टूटी है ब्रिज की वजह से, तो इसको फुटपाथ को बना के साइड में रेलिंग लगाई जाए, ताकि अब स्कूल भी खुल चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, ताकि वो दोबारा इस किस्म का कोई हादसा ना हो, ताकि और इस फुटपाथ को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। मदद की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसा आपको पता है कि मोहम्मद सलीम जो हमारे बिजली महकमा में थे, तो उनकी जो हालत हुई है उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामिक वेलफेयर आर्गेनाइजेशन अपनी टीम के साथ मदद के लिए आई है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामिक वेलफेयर आर्गेनाइजेशन पिछले साल से ही इस फील्ड में है लोगों की खिदमत के लिए, और जो ताकत और हिम्मत है उसी के मुताबिक हम लोगों के बीच जाके काम कर रहे हैं। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि कोविड के टाइम जो हमने काम किया वो काम आपने लोगों तक पहुंचाया। तो आज इसी वजह में हम यहाँ भी आए हैं एक साइजेबल अमाउंट लेके, जो इस फैमिली को हमने हैंड ओवर किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें हमारी मदद की है, और साथ ही साथ मैं दुआ गो हूँ उन तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर फजलमंद डार साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी फैमिली की तरफ से एक अच्छा अमाउंट हमें मिला है, तो वो भी हमें उनको पहुंचा दिया है। कोशिश करेंगे, क्योंकि मोहम्मद सलीम जो हैं, जो इस जद में आए हैं, उनकी हालत जो है वो अभी भी नाजुक है, वो ठीक नहीं है। अब जो उनकी पोजीशन बन गई है वो किसी काम काज के लायक तो नहीं रहे, लेकिन हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन आई है। लेकिन आपके ज़रिए, आपके माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो मदद ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से होनी चाहिए अभी तक हुई नहीं, हम उन तक अप्रोच करेंगे और उनसे ये कहेंगे
कि जो इनके साथ वादा किया हुआ है, जो बनता है उनको दिया जाए। इनकी फ़ाइल ज़िला इंतज़ामिया के पास है, वो जल्दी उसको फ़ाइल को आगे बढ़ाए और इनकी मजबूरी में इनके साथ शाना बशाना शामिल हों। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों का भी, जो यहाँ के पड़ोस के लोग यहाँ पर आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रगुज़ार हैं और ये कहेंगे तमाम लोगों को कि इस तरह के कहीं कोई भी अगर कोई केस होता है, हमारी टीम है, ताज़ीम डार साहब हैं, इश्तियाक भट्ट साहब हैं, आसिफ साहब हैं, शहजाद डार हैं, अपने फ़ारूक साहब हैं, अपने शाह साहब यहाँ मौजूद हैं। किसी से भी रब्ता करें, जितनी हमारी हिम्मत होगी उसके मुताबिक हम पहुँचेंगे, मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद सलीम का भाई हूँ बड़ा। तो जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आए हमारे इस्लामी वेलफेयर, उनका हम बहुत तरह से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और जिन लोगों ने हमारी मदद की अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हम यही दुआ करेंगे और अल्लाह ताला आगे भी इनको ऐसे मौक़ों पर हौसला अफजाई करने की तौफीक दे अल्लाह ताला इनको, और बढ़ चढ़ कर हम लोगों के साथ ये तामन करें। और इससे ज़्यादा और क्या कि हमारे भाई की जो हालत है वो बहुत दर्दनाक है और इस वक्त भी वो अमृतसर में हैं। तो उनके कोई और अरेंजमेंट का कोई ज़रिया नहीं है, एक ही मकान है, बाकी कुछ उनके पास बाकी रहा नहीं। इसलिए गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जो हुकूमत इंतज़ामिया है वो भी इसमें कुछ हमारा हौसला अफजाई करें। कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले यहाँ पे 21 डिपार्टमेंटों का प्रोटेस्ट हो रहा है अभी इस टाइम। और आपको पता है, आपसे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऑलमोस्ट 25 सालों से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि एज़ पर SRO 64 हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ हमेशा ही टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की है। चाहे इससे पहले यहाँ की जब यूटी से पहले स्टेट था, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे वो PDP था, NC था, कांग्रेस था या और कोई जमात थी, उन्होंने भी हमारे साथ यही एक रोया इख्तियार किया कि आज तक हम 25 सालों से अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अभी जो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया था और हमने इसका खैर मकदम भी किया था कि शायद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑडियो बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, यहाँ पे कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, CP वर्कर, SDF या सफाई कर्मचारी, यहाँ पे 61,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमीन है, हम उनको रेगुलाइजेशन के दायरे में ला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, 2019 से अभी तक ना हमारे जो जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब कैजुअल लेबर है, ना हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई गई और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेज एक्ट है वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एक डिपार्टमेंट है जिसमें जी बिल्कुल, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वो भी हमारे भाई है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि 61,000 के करीब जो जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमिन है, इनको भी SRO 64 में लाया जाए। जो PDD के जो भी हमारे भाई जो परमिट जिनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम हुई SRO 381 के तहत, हम चाहते हैं कि हमारे भी जो हमारे डिपार्टमेंट्स में भी SRO है, जैसे SRO 64 है, तो हमें उसके तहत जो जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब यहाँ पे जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनको SRO 64 के दायरे में लाया जाए और रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। अगर कल के जो कल यहाँ की जो चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में जो कल मीटिंग हो रही है, अगर उसमें भी हमारा मसला हल नहीं होगा तो 5 या 6 तारीख को जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की जो टीम है वो जम्मू का रुख करेगी और कुछ लोग जो कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो भी यहाँ पे ट्रेड यूनियंस है उनसे बात करके एक लॉन्ग टाइम के लिए एक काम छोड़ हड़ताल दिया जाएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आज तशरीफ लाए, चाहे वो साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखता है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखता है, चाहे वो श्रीनगर से ताल्लुक रखता
शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर नया गीत जो डोगरी भाषा में है, चलो चलो शिव खोड़ी, इसको रिलीज़ किया जा रहा है। और इसको प्रमुख रूप से जिन्होंने गायन किया है श्री अभी कोत्रा जी, ये हमारे रियासी से है, उभरते हुए कलाकार है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। म्यूज़िक दिया है सुरेंद्र मनहास जी, बहुत जाने माने हमारे जम्मू के बड़े कलाकार, इनको भी मुबारकबाद है। इसके अलावा जिन्होंने कंपोज किया है दीपक जी और रवि जी, इनको भी मुबारकबाद है। तो कुल मिलाकर के एक नया टैलेंट जो सामने आया है, तो निश्चय ही जो जिस प्रकार से हम त्यौहार मनाते हैं, उन त्योहारों में तभी ये आगे चल पाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति कि इस प्रकार के लोग अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को जो एक प्रमोशन देते हैं। मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह से काम करते रहें और डोगरी भाषा के लिए भी काम करें और ख़ास करके गायन में, संगीत में एक अच्छा काम करें, ताकि इनका नाम हो, समाज का नाम हो और हमारे जम्मू जो डोगरों की धरती है उसका नाम हो। सबसे पहले कविंदर सर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो हमारे बीच आए आज, और अपनी टीम का शुक्रिया करता हूँ कि जो म्यूज़िक दिया है उस श्री सुरेंद्र नाथ जी ने, और राइटर हैं हमारे संजय विद्रोही जी, और कंपोज किया है मेरे गुरुजी ने। तो आपको मैं भजन सुनाता हूँ, चलो चलो शिव खोड़ी। चलो चलो शिव खोड़ी चलचे, चलो चलो शिव खोड़ी चलचे, महादेव जी दे दर्शन करचे, महादेव जी दे दर्शन करचे। भजन शिवे दे गाई गाई, भजन शिवे दे गाई गाई, खुशियाँ करने गोदा परचे। चलो चलो शिव खोड़ी चलचे, चलो चलो शिव खोड़ी चलचे। का यूक्रेन और रूस के अंदर इस समय भीषण युद्ध चल रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और हमारे जो भारतीय हैं वहाँ पर लगातार वहाँ पर दयनीय स्थिति के अंदर हैं, भारत आने के इंतज़ार के अंदर हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है, उनकी मदद वहाँ पर उनको पहुँचाने, उनकी भारतीय वापसी को जल्द से जल्द तत्काल तौर पर यहाँ पर उनकी भारत वापसी को सुनिश्चित बनाने की मांग को लेकर है। देखिए 20,000 के करीब वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मदद जरूर पहुँचा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको मदद पहुँचाने में भी देरी हुई है। अब जो इस समय उनको जो मदद मिल रही है, जो वहाँ से हमें जानकारियाँ मिल रही है, वो मदद मिल रही है जो पोलैंड सीमा पर आ चुके हैं, जो यूक्रेन की सीमा पर आ चुके हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में भारतीय हैं जो वहाँ पर बंकरों के अंदर जिन्होंने शरण ले रखी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वहां पर जो बंकर के अंदर जिन्होंने शरण ले रखी है उनको भी मदद पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द भारतीयों की जो है सुरक्षित वापसी यहां पर करवाई जाए। देखिए 20,000 के करीब वहां पर आज भी भारतीय हैं। हाल ही के अंदर गत दिवस जो एक भारतीयों को गोली लगकर उसकी जान भी वो अपनी गंवा चुके हैं, उसके बाद भारतीयों के अंदर वहां पर दहशत का माहौल है। वहीं उनके जो सगे संबंधी हिंदुस्तान के अंदर हैं वो भी अपने लाडले के इंतजार के अंदर दुआएं कर रहे हैं। तो उन सब दुआओं का ध्यान रखते हुए, तमाम हिंदुस्तानियों की मांगों का
बयान रखते हुए प्रधानमंत्री जी अपने जो वो लगातार कहते हैं कि उनका जो राजनीतिक दबाव है, जो उनके दोस्ताना संबंध है, जो उनके कूटनैतिक संबंध है तमाम देशों के साथ, उन कूटनैतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा करवाते हुए वहाँ पर सुरक्षित जो है भारतीयों की वापसी करवाई जाए। इसके साथ ही जो वहाँ भारतीय आसपास रह रहे हैं, यूक्रेन के साथ पोलैंड में रह रहे हैं, रूस में रह रहे हैं, बेलारूस में रह रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि युद्ध परमाणु और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा आशंका है। वह भी स्वेच्छा से जल्द जो है भारत की तरफ रुख करें। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इस इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं। ये मेला जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया 7 से 11 तारीख तक होगा, 5 दिन का, और ये भी एक अपने आप में अनूठा मेला है क्योंकि देश के किसी कोने में बड़ी यूनिवर्सिटी हो, जो भी पुरानी हो, कहीं 5 दिन का मेला नहीं होता है। तो यहाँ पहले 2 दिन का मेला हुआ करता था और उससे किसान भाइयों को कोई खास फ़ायदा हो नहीं पाता था। आज इनॉग्रेशन होता था, अगले दिन वो ख़त्म हो जाता था। तो हमने इसको 5 दिवसीय मेला किया है, 7 से 11 तारीख तक होगा और माननीय एलजी महोदय श्री मनोज सिन्हा जी इसका उद्घाटन करेंगे 11 बजे 7 तारीख। और इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के ही फार्मर नहीं, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से और मध्य प्रदेश से इनकी हमें जानकारी है। इन क्षेत्रों से किसान भाई आ रहे हैं और उसका कारण एक ये भी है कि जो पिछले सालों में हमने वैरायटीज़ निकाली, पिछले 2020 में हमने जो है 12 वैरायटी निकाली थी और अभी कुछ दिन पहले जनवरी में हमने जो है 9 वैरायटी निकाली। तो ये जो वैरायटीज़ की जो ख्याति दूर तक फैली, उसके लिए भी किसान भाई जो है दूर से बीज लेने के लिए यहाँ आते हैं। जैसे मैं एक वैरायटी बताऊं, जो जम्मू 118 है, जो बासमती की वैरायटी है चावल की, उसकी बड़ी डिमांड है। वो कम समय में पक जाती है और गेहूं धान के जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें किसानों को अच्छा समय मिल जाता है, तो वो बड़ी प्रचलित हो रही है। पीकन नट की हमारी वैरायटी, वॉलनट की वैरायटी, इसी तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ हमने निकाली हैं। उसके कारण भी किसानों का जो है यहाँ पर आते हैं। तो इसमें जो और मेलों की भांति इसमें 3-4 तरह के प्रोग्राम होंगे। एक तो इसमें सहभागिता जो हो रही है सारे डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी जो है हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सीप एंड गोट, ये सभी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं, इनपुट कंपनीज़ हैं, सीड की हैं, प्लांटिंग मटेरियल की हैं, वो भी इसमें भाग ले रही हैं। और जो इसका एक खासियत ये है कि कुछ इनोवेटिव फार्मर्स दूसरे क्षेत्रों से भी यहाँ आके अपने स्टॉल लगा रहे हैं, NGOs भी लगा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक रखा गया इस बार, इसमें एक खासियत ये है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती से लेके आधुनिक खेती तक का, और आपको पता होगा जो इस साल का बजट भी एग्रीकल्चर का फोकस किया गया है, वो हमारा प्राकृतिक खेती से ड्रोन टेक्नोलॉजी तक है। तो इसमें प्राकृतिक खेती में क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से हमारे जलवायु को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हमारी ज़मीन को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, तो उस तरह की कैसी खेती होनी चाहिए उस पर जोर है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इन सारी चीज़ों पर भी बात होगी। हाइड्रोपोनिक्स पे इस पर बात होगी। इस तरह की सारी चीज़ों पर इस पर चर्चा यहाँ पे होगी। और हर दिन कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें रखा गया है। जैसे एक दिन बीज पे कार्यशाला रखी गई है, क्योंकि बीज यहाँ के लिए एक बहुत ही हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीड रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पर सिर्फ 12 से 26% है, जबकि एक सीड का ही जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में 25% होता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर हमने कार्यशाला रखी है। उस कार्यशाला में इंडस्ट्री भी रहेगी, वैज्ञानिक भी रहेंगे। हमारा एक वीट और बार्ले का इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर आ रहे हैं। ICR का एक इंस्टीट्यूट है सीड का मऊ में, यूपी में, वहाँ से वहाँ के डायरेक्टर आ रहे हैं। और ऐसे ग्रोवर्स भी, जो किसान हैं वो ग्रोवर्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री भी आ रही है। तो कैसे सीड सस्टेनेबिलिटी इस क्षेत्र में लाई जाए, एक दिन उस पर चर्चा होगी। दूसरा यहाँ के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है मधुमक्खी पालन।
और छोटे किसान हैं, कम जोत है, तो उनके लिए ऐसा एक व्यवसाय है कि बिना ज़मीन के भी किसान भाई अपनी आमदनी ले सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन पे एक दिन की कार्यशाला रखी गई है और उसमें बी बोर्ड ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, उनके माध्यम से इसको रखा गया है। पिछले साल भी मैंने चर्चा की थी कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो उसमें प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर देना होगा, और यहाँ तक कि हमारा उत्पाद सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जाए, इस पर जोर देना होगा। इसके लिए एपीडा के माध्यम से एक दिन की कार्यशाला रखी गई है कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि जो संभावनाएं यहाँ हैं दूसरे क्षेत्रों में नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ की जो जलवायु है वो हर तरह की जो भी पूरे वर्ल्ड में मिल सकती है वो यहाँ पे है। ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, ड्राई एरियाज हैं, कोल्ड डेजर्ट हैं, तो हर तरह का यहाँ पे जलवायु है। यहाँ जीरा हो सकता है, यहाँ सैफरन हो। कैटेगरी क्या है योजना तो है देखो अच्छा दाल में त्रटनस कर था पे मुस्कर पैसा सब था पे कर था अच्छा बूंद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हिलाल सजाद है, मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म और आज 3 सालों के बाद स्कूल खुले हैं, क्योंकि कोविड जो चल रहा था वो एक ख़तरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से स्कूल 3 सालों से बंद थे। आज फिर से रीओपन किए गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के, डीसी साहब के, बानीपोरा डीसी साहब के। आज उन्होंने स्कूल फिर से रीओपन किए हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि पिछले 3 सालों से हम स्कूल नहीं आ रहे थे। इसमें ऑनलाइन क्लास भी चल रहे थे, लेकिन सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे। और जो आज 3 सालों के बाद स्कूल खुले हैं, हमने पुरानी तरह जो हम प्रेयर पढ़ते थे, ये स्कूल आ रहे थे यूनिफॉर्म लगा कर, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म लगा के आए हैं स्कूल, फिर से वही जैसे 3 साल पहले आते थे। मैं राबिया शबीर। बहुत खुशी हो रही है कि आज 3 सालों के बाद स्कूल खुल गए हैं। मेरा नाम इंशा फयाज। हमें बहुत खुशी हो रही है जो 3 साल बाद कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, आज ये खुल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। हम एलजी साहब और डीसी बानीपोरा उवैस साहब। वो डॉक्टर साहब पे छोड़ते थे बड़ा बड़ा सारा फ्रेम मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों की भगवान ही अब रक्षा करें, बस भगवान उनका साथ है। सरकार से अब क्या उम्मीद करें आप बताइए। वो अपने बलबूते पे निकल गए हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर तक वो पैदल चलेंगे, फिर मेट्रो में आएंगे, वहाँ कितने बच्चे फंसे हुए हैं।
बस। मैडम, इंडियन एम्बेसी का कहना है कि हम लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बच्चों को निकाले। हमारे केंद्रीय मंत्री वहाँ पर है, पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो लगा दी गई है। क्या आपको उम्मीद नहीं है कि वहाँ से वाकई में? ये बस एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ है आप सबको खुश करने के लिए। हमारे बच्चे रो रहे हैं, पेरेंट्स रो रहे हैं। कल एक बच्चा चला गया, क्या ये वहाँ थे, उसको ला सकते हैं? आपके बच्चों से बातचीत हुई? हाँ जी, बात। क्या बात हुई? कब बात हुई? क्या कहा? आज सुबह बात हुई है उससे कि खाने को कुछ नहीं मिला है। पूरी रात से हम बैठे हुए हैं और अब बस राम भरोसे निकल रहे हैं। 2 MPs हैं जम्मू के, और सबसे बड़ी बात यह है उसमें से एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं जो PMO ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक है। क्या उनको अभी तक उसकी आपसे बातचीत हुई है? उनकी हमसे फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और शाम को ट्वीट भी किया था कि हम लोग उन बच्चों को बचाएंगे। उन्होंने कहा है कि 4000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो वेस्टर्न साइड है, जो कि सेफ है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर है। केवल 4000 ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। तो जो आपके बच्चे से बात हुई उसने क्या बताया कि वो कहाँ पर है? वो खारकिव में है। खारकिव में आपको पता होगा वहाँ कितनी हैवी शेलिंग हो रही है। तो क्या अपील क्या करते हैं आप यहाँ पर आए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए? क्या अपील करना चाहते हैं? वो बच्चे अपने बलबूते पे जा रहे हैं, अब उनसे क्या अपील करनी? सच्ची सरकार भगवान से अपील करूँ कि भगवान एक बच्चा वापस आए ठीक ठाक। सरकार अब तो जागे, बच्चों पे तरस करे, उनके पेरेंट्स पे तरस करे। इतनी देर नहीं करे कि कोई बच्चा चला जाए फिर इनकी आंख खुले। मन की बातें लगातार हो रही है, वो मन की बात असल में मन की बात है। आप खुद महसूस करते हो ये मन की बातें हैं। वो अपने आप को खुश करने के लिए, वो अपने आप को खुश करते हैं बस। शायद उनको अपना आप को खुश करना या अपना प्रचार करना अच्छा लगता है। काम बोलता है इंसान का, बात नहीं बोलती है। मन की बात नहीं बोलेगी। हम बोलेंगे कि हमारे बच्चों को उन्होंने बचाया है, क्या लग रहा है? खाना पहुँचाया है उनको, पानी नहीं। क्या लग रहा है कि इस पूरे शबाश भाई थे फैसल पांचवा कर फैसल पांचवा कर किक तो थ्रो बस। फैसल थ्रो देर हुए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे साथ अभी सीधे जुड़ चुके हैं फैसल अकबर पारे, जो कि श्रीवारपुरा पटन बारामूला से है। फैसल जी ने हाल ही में जो स्टेट जुजुत्सु चैंपियनशिप हुई थी जम्मू में, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। फैसल जी, आप हमें बताइए, जो आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, किस किस टीम को आपने, किस टीम के प्लेयर को आपने हरा के हासिल किया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो बहुत टफ था, और पहली वन जो प्लेयर था वो बडगाम का रहने वाला था, और दूसरा श्रीनगर, और तीसरा था जम्मू का। मतलब फाइनल में जो प्लेयर आपके साथ फाइट कर रहा था वो जम्मू से था? सो फाइनल में फैसल जी ने जम्मू को हराया है। लेकिन फैसल जी से हम एक मैसेज लेना चाहेंगे। फैसल जी, आपकी क्या मैसेज रहेगी आजकल के यूथ से जो गलत काम और ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं? मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो आजकल यूथ है ज्यादा ड्रग्स कर रहा है इस टाइम, तो मेरा यही रहेगा कि सपोर्ट्स में आए और ड्रग्स से बचे। सपोर्ट्स में आए तो फैसल जी की मैसेज है कि आप ड्रग्स में मत रहिए, ड्रग्स से दूर रहिए और सपोर्ट्स में इन होइए। थैंक यू फैसल।